सन 2010 में यूएसए में मनी सप्लाई यानी मार्केट में पैसे जो थे उसका जो अमाउंट का टोटल था वो था 8,853.4 बिलियन डॉलर्स। बहुत ही बड़ी अमाउंट है। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो फिजिकल स्टेट में जो मनी थी, हार्ड जो कैश था, जो सिक्के थे, उनकी जो टोटल वैल्यू थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 917.8 बिलियन डॉलर, जो कि इस अमाउंट का सिर्फ 10% है। तो बाकी का पैसा गया कहाँ? और अगर कहीं चला गया है तो क्या ये जो डाटा फेडरल रिजर्व के द्वारा दिया गया है क्या वो गलत था? नहीं, ये डाटा बिल्कुल सही था। हाय गाइस, वेलकम टू द नंदन कृष्ण शर्मा चैनल। आई एम नंदन कृष्ण शर्मा, योर टीचर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से बैंक पैसे से पैसा बनाता है। तो आइए बिना किसी देरी के लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो समझना पड़ेगा कि बैंक किस प्रकार से काम करते हैं और किस प्रकार से पैसा बनाया जाता है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। ज़्यादातर दुनिया के बैंक जो है वो इसका प्रयोग करते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम बैंक्स रिजर्व सम पार्ट ऑफ द डिपॉजिट जो पैसे हम जमा करते हैं एज रिजर्व मतलब साइड में रख देते हैं, बिल्कुल रिजर्व कर देते हैं, आरक्षित कर देते हैं, एंड लैंड आउट द रेस्ट। अब ध्यान से समझिए, आप सभी के बैंक्स में खाते होंगे, नहीं है तो जल्दी खुलवा लें। आप अगर बैंक में अपने में पैसे जमा करने जाते हैं तो सपोज कीजिए कि आप बैंक ए में 100 रुपये जमा करने गए। अब देखिए, बैंक्स के पास बहुत बड़ा स्टाफ होता है। बैंक से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में ऑपरेट करते हैं। अगर वो बिल्डिंग किराए पे ली होती है तो उसको बैंक का किराया देना पड़ता है। अगर बैंक की वो खुद की बिल्डिंग होती है तो बनाने में भी समय लगता है। तो इससे क्या होता है? इससे सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि बैंक के पास अगर थोड़ा भी पैसा बचा हुआ है और वो उसे लोन में नहीं घुमा पा रहा है तो बैंक के लिए नुकसान की बात है। तो क्या होता है कि जब आप किसी भी बैंक में 100 रुपये जमा करते हो तो उससे बैंक takes out some amount to keep it as। तो जब आप, मैं या कोई भी बैंक में कुछ पैसे जमा करने आता है तो बैंक्स वो सारा का सारा पैसा लोन में नहीं देते। बैंक उसमें से क्या करते हैं कि थोड़ा सा अमाउंट बचाकर रिजर्व की फॉर्म में अलग रख देते हैं और बाकी का जो भी परसेंट बचता है उस पैसे को लोन में घुमा देते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि बैंक को कितना पैसा रिजर्व में रखता है और बैंक ये सारा का सारा सिस्टम कैसे ऑपरेट करते हैं, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, बैंक्स को बताता कौन है कि एक्चुअली में आपको इतना अमाउंट जो है वो रिजर्व की फॉर्म में रखना है। आइए इस बात पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, आपको पता है कि हर देश की एक सेंट्रल बैंक होती है। जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व होती है, उसी तरीके से चाइना में बैंक ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, बैंक ऑफ जापान है जापान में। उसी तरीके से आपकी इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया सेंट्रल बैंक। आपको पता है कि आरबीआई के पास ही होती है कि कितना पैसा मार्केट में आना चाहिए और कितना नहीं आना चाहिए। आरबीआई सारे के सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है। इसी कारण से आरबीआई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। मतलब बैंक्स का भी बैंक, एक बैंक होते हैं उसके ऊपर भी बैंक होते हैं। जैसे आपके स्कूल में टीचर्स होते हैं, टीचर्स के ऊपर प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर एमडी होते हैं, मैनेजर होते हैं, चेयरमैन होते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आरबीआई जो होता है वो सारे के सारे बैंक्स को बताता है कि किस प्रकार से आपको कितनी रिजर्व रखना है। हर कोई बैंक इंडिविजुअली तय नहीं कर सकता। मान के चलिए कोई बैंक है, लेट से बैंक ए है, अब बैंक ने कहा कि नहीं हम तो 5% रिजर्व रखेंगे। कोई बैंक बी है, उसने कहा कि नहीं हम तो 10% रिजर्व रखेंगे। तो हर कोई बैंक अपनी मनमानी से रिजर्व नहीं रख सकता, उसे आरबीआई के द्वारा बताए गए गाइडलाइंस के मुताबिक ही चलना पड़ता है। आरबीआई बताता है कि हर बैंक को जितना भी डिपॉजिट आता है उसका कितना परसेंट या फिर कितना परसेंट हिस्सा जो है उसे डिपॉजिट के रूप में, रिजर्व के रूप में रखना है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आरबीआई के दो तरीके के रिजर्व्स होते हैं, एक होता है सीआरआर, एक होता है एसआरआर। इसका क्या मतलब हुआ?
ब्रीफ में बता देते हैं, फ्यूचर की वीडियो में कभी इस पर चर्चा करेंगे। CRR का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में कुछ पैसा पड़ा हुआ है बैंक के पास में, और RBI बता देगा कि 2%, 3%, 4% आपको हार्ड कैश में हमारे पास जमा करवाने हैं, और उस पैसे को आप भूल जाइए। वो पैसा हम आपको देंगे, जरूर देंगे, लेकिन जब आपके पास पैसों की समस्या हो जाएगी, जब वाकई में आपको पैसों की ज़रूरत होगी, आप हमसे मांगिएगा और हम आपको वो पैसे दे देंगे। वो होता है CRR। CRR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कैश रिजर्व रेशियो, कैश हार्ड फॉर्म में। SLR की जो फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका क्या मतलब होता है कि ये पैसा बैंक अपने पास रखती है और ये पैसा रखती है रिजर्व के रूप में। ये गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये जो रिजर्व पैसा होता है, ये उसी पैसे में से निकाला जाता है जो पैसे हम लोग, आप लोग अपने बैंक्स में जमा करते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने ये सीखा कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम क्या होता है कि जब बैंक जो है डिपॉजिट पैसे का कुछ हिस्सा जो है साइड में रख देते हैं रिजर्व के फॉर्म में। रिजर्व कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अब याद रखिएगा। एक है CRR, एक है SLR। इनको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग फॉर्म्स में बोल देते हैं। कुछ ऐसे लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं, कुछ ऐसे सिर्फ रिजर्व रेशियो भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनका जो नाम होता है वो है CRR एंड SLR। कैश रिजर्व रेशियो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैश रिजर्व रेशियो। यहाँ पर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो 2 तरीके के हमारे रिजर्व होते हैं, एक होता है CRR कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा होता है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इनके फॉर्म्स में जो है बैंक को बताया जाता है RBI के द्वारा कि आपको कितना पैसा जो है रिजर्व के रूप में रखना है, कितना पैसा जो है लोन में नहीं घुमाना, साइड में रख देना है, और उसके बाद में जितना भी पैसा बचता है वो बैंक का होता है, जो कि बैंक लोन में घुमाते हैं। अब बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में कि एक्चुअली में बैंक पैसे से पैसा बनाता कैसे है। आइए शुरू करते हैं। अब तक हमने जाना कि हमारा जो रिजर्व सिस्टम का जो फॉर्मूला होता है वो तय करता है RBI हमें बताता है कि हमको कितना % रिजर्व जो है बैंक्स को रखना है, ताकि वो आने वाले समय में अगर कोई क्राइसिस आता है तो उसमें यूज़ किया जा सके। देखिए, आपको इससे पहले जो समझना पड़ेगा वो समझना पड़ेगा मनी मल्टीप्लायर। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मनी मीन्स होता है पैसा, मल्टीप्लायर मीन्स होता है बढ़ना, उसे दोगुना करना, गुणा करना। तो एक्चुअली में मनी मल्टीप्लायर होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट इज a system through which banks create credit। क्रेडिट का मतलब होता है मनी, by loaning amount to their customers। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, एक बार थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे। देखिए, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बैंक्स अब रिजर्व में जो पैसे रख दिए उससे तो कुछ छेड़खानी कर नहीं सकते, लेकिन बाकी का जो पैसा बचा उसको तो लोन में घुमा सकते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर के जरिए जो बाकी का जो पैसा बचा होता है उसको जो है बैंक लोन में दे देता है, और इसके द्वारा जो है बैंक्स क्या करते हैं, बैंक जो है पैसे से पैसा बनाते हैं। कैसे, देखते हैं। मान के चलिए कि एक बैंक है, बैंक ए, ठीक है, यहाँ पर है एक बैंक ए, यहाँ पर एक बैंक बी, और यहाँ पर एक बैंक सी। ठीक, अब मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डिपॉजिट, कितना पैसा आता है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजर्व, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लोन। अब मान के चलिए मैं जाता हूँ बैंक में और मैं बैंक में 100 रुपये जमा कर देता हूँ। अब RBI ने हमें बोला है कि आपके पास जो भी डिपॉजिट आए, जो भी नए कस्टमर आए, जो भी अपने बैंक में पैसा जमा करने आए, उसका आपको 20% रिजर्व में रखना है, और बाकी के पैसे से आपको जो भी कुछ करना है वो कर सकते हैं। तो आपको पता 100 रुपये का 20% कितना होता है, 20 रुपये। ठीक है,
और लोन में घुमाने के लिए पैसे कितने बचे? 80। चलिए आप इस अमाउंट को बड़ा कर लेते हैं। मान के चलिए कि डिपॉजिट में आपने किए 1000 रुपये, रिजर्व में आपको रखने हैं आपके 200 रुपये, और लोन में घुमाने के लिए आपके पास है 800 रुपये। क्यों? क्योंकि 1000 रुपये का 20% कितना होता है? 200 रुपये, और लोन में घुमाने के लिए आपके पास कितने रुपये? 800 रुपये। अब होता क्या है कि आरबीआई के मुताबिक एक बैंक ए ने 1000 रुपये का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया और उस बैंक ने 200 रुपये रिजर्व में रख दिए, जिससे वो कुछ नहीं कर सकता। 800 रुपये उसके पास है लोन में घुमाने के लिए, ठीक है। अब हुआ क्या, उसने ये 800 रुपये किसी और व्यक्ति को दे दिए, और जो व्यक्ति था, मान लीजिए चलिए जिसका नाम मुकेश है, उस व्यक्ति ने वो 800 रुपये लोन में ले लिया। अब आपने कभी होम लोन या फिर ईएमआई पे जो है कुछ लिया होगा, या फिर अगर आपने कभी अपनी ज़िंदगी में पर्सनल लोन लिया हो तो आपको पता है जब आप लोन लेते हो तो वो पैसा घर पे नहीं रखते, वो पैसा बैंक में दोबारा जमा करा देते हो। इसका मतलब क्या है कि ये जो 800 रुपये घूम के कहाँ आएंगे? बैंक बी में, जहाँ पर उस कस्टमर का खाता है जिसने पैसा जो है लोन में लिया है। तो फिर से 800 रुपये डिपॉजिट में आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 800 रुपये का 20% निकालना है, ठीक है। 800 रुपये का जो 20% होता है वो होता है 160 रुपये, और जो लोन में देने के लिए जो अमाउंट बचता है वो होता है 640 रुपये। अब ध्यान से समझिएगा, ये 1000 रुपये, इसमें से 200 रिजर्व हुआ, उसके बाद में 800 रुपये लोन में दिए। जिस व्यक्ति को 800 रुपये लोन में दिया उसने क्या किया? उसने दोबारा से जो है ये पैसा बैंक में लाकर जमा कर दिया। अब जब बैंक में लाकर पैसा जमा करना होता है तो उसमें सिस्टम क्या पड़ता है कि उसने फिर से क्या किया? बैंक ने 20% के हिसाब से लोन रिजर्व में रख दिया, 640 रुपये बचा। अब ये 640 रुपये भी लोन में दिया गया, और जिसको ये 640 रुपये लोन में दिया गया, एक्चुअली में क्या हुआ? उसने भी ये बैंक में जमा, ठीक है। यहाँ पर फिर इसका 20% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 128 रुपये। और आपको पता है कि यहाँ पर भी लोन में देने के लिए कितना बचेगा? 512 रुपये। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके ये जो डिपॉजिट है, 1000 रुपये से ही लोन दिया, 800 रुपये फिर बैंक में आए, 800 रुपये को में से 160 घटा दिए, 640 रुपये लोन में दिए, फिर 640 रुपये बैंक डिपॉजिट में आए, फिर 640 का 512, और धीरे धीरे करके क्या होगा? ये साइकिल कंटिन्यू हो रहेगी जब तक कि हमारा जो रिजर्व है वो पूरा 1000 रुपये नहीं पहुँच जाता। जब तक कि हमारा जो रिजर्व है वो पूरे 1000 रुपये नहीं पहुँच जाता। और हमारा जो लोन है वो कितना पहुँचेगा? हमारा जो लोन है वो पहुँचेगा 4000 रुपये, और डिपॉजिट इस हिसाब से कितना पैसा होगा? डिपॉजिट इसके हिसाब से होगा 5000 रुपये। अब आप पूछेंगे कि सर ये बताइए कि 5000, 1000 और 4000 कहाँ से आए? तो देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि आरबीआई जो है फिक्स करता है कि कितना आपको रिजर्व रखना है, और वो जो जिस फॉर्मूले से फिक्स करता है वो है फॉर्मूला 1/r। 1/r से क्या मतलब है? 1 आपका 1 होता है आर्मिस रिजर्व। आपका जितना भी रिजर्व होगा वो जो है मनी मल्टीप्लायर में काम होगा। मान के चलिए आरबीआई ने रिजर्व रखा 20% ही मान लीजिए, तो हमारा ये हो गया 0.20। अगर हम ये फ्रैक्शन को इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट है उसका 5 टाइम्स जो है मनी जनरेट होगी लोन के द्वारा, जो कि होते हैं 5000। इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना आएगा? 5000। तो इनिशियल डिपॉजिट जितना भी था उसके 5 गुना जो है मनी जनरेट की जाएगी बैंक्स के द्वारा, जो कि होता है 5000। रिजर्व जो है हमारा वो पूरा इनिशियल डिपॉजिट के बराबर आ जाएगा। जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट था 1000 रुपये, उतना हमारा रिजर्व में पैसा आ जाएगा बैंक्स के द्वारा, अलग अलग बैंक्स के द्वारा। देखिए बैंक ए बी सी अलग अलग बैंक्स हैं, और जो लोन में इसी 1000 रुपये के रूप में जो लोन में जो पैसा घुमाया गया था वो था 4000 रुपये, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, मान के चलिए 1/025% कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ठीक है। अगर आप इसे और बढ़ा देते हैं, कम करके देख लेते हैं, तो 1/0.10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10। तो आपको क्या पता चला कि मनी मल्टीप्लायर में रिजर्व जैसे जैसे बढ़ता है मनी मल्टीप्लायर कमज़ोर हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई मनी कम होगी, मनी क्रिएशन कम होगा। और जैसे जैसे हमारा रिजर्व घट जाता है मनी मल्टीप्लायर, मतलब कह सकते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन वो बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मनी मल्टीप्लायर आपका ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? रिजर्व कम है, और अगर आपका रिजर्व ज़्यादा है तो मनी मल्टीप्लायर कम है। यही कारण है कि उस समय जब यूएसए में जो है गणना की गई थी
तो एक्चुअल जो अमाउंट था हार्ड कॉपी में वो 917.7 बिलियन डॉलर्स ही रह गया था, जबकि जो मनी सप्लाई थी इकोनॉमी में वो कुछ 8853.4 बिलियन डॉलर्स थी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी मनपसंद वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।